हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 20 मार्च 2023 के शिफ्ट थर्ड के मैथ्स के प्रश्न सोल्व करेंगे और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 31 है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब इसमें देखिए, एक कर्मचारी का वेतन हर वर्ष लगातार 20% बढ़ता है। यदि उसका वेतन आज रुपये 14,000 है तो 3 वर्ष बाद उसका वेतन कितना होगा। अब देखिए, यहाँ पर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, यानी कि 5 पर 1 का इंक्रीमेंट हुआ। तो इस तरह से आपको 3 वर्ष का कैलकुलेट करना है, यानी कि 14,000 आपके पास इसका वेतन दे रखा था। तो पहले वर्ष इसका 6/5 हो जाएगा, फिर से अगले वर्ष यानी कि 6/5 और फिर अगले तीसरे वर्ष यानी कि 6/5 हो जाएगा। कैलकुलेट कर दीजिए भाई। यहाँ पर आप देखिए, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125 होगा और 125 का 1000 जो है यहाँ पर 8 गुना होता है, तो 24 8 112 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, 6 का क्यूब आपके पास 216 होता है, तो 6 दूनी का 12, इकाई का अंक यहाँ पर आपका 2 आएगा और 2 इकाई का अंक आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है। आंसर लगा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि दो वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योग आपको दे रखा 12 है और संख्याओं का गुणनफल 4 है, तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। वर्गों का योग, पहली संख्या और दूसरी संख्या आप a और b मान लीजिए। ठीक है, तो a² + b² बराबर 12 दे रखा है और इनका गुणनफल ab जो है ये आपको 4 दे रखा है। इन दोनों संख्याओं का अंतर आपको बताना है, यानी कि a - b बताना है। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला याद होगा, a + b का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, a² आएगा प्लस का b² आएगा, प्लस का 2ab आता है, इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2ab आपके पास बच जाएगा। ठीक है, अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, माइनस के अंदर 2 इंटू में 4 आ जाएगा। 4 दूनी का 8 माइनस किया 4 बचा, यानी कि वर्गमूल लेंगे तो 2 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए, यहाँ पर पारी ए में बनाए गए रन पारी डी में बनाए गए रनों का कितना प्रतिशत है। तो ए में बनाए गए यहाँ पर 30 हैं। ठीक है, 30%, और यहाँ पर डी में बनाए गए यहाँ पर 25%। आपको यहाँ पर पूरा ये डेटा कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर कुल रन आपको 600 दे रखे हैं। आप 30% कैलकुलेट करोगे और फिर 25% कैलकुलेट करोगे, फिर यहाँ पर लास्ट में प्रतिशत कैलकुलेट करोगे, तो आंसर तो आपका आ जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। बट यहाँ पर देखिए, ये 30% आपसे पूछा गया कि ये 30% जो है ये 25% का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत से तो प्रतिशत यहाँ पर कट जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 25 चौके 100 4 3 12 120% आपके प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, बाकी इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य ₹80,000 है। यह 2 क्रमिक छूटों के बाद इतने में बेचा जाता है। यदि एक छूट 15% है तो दूसरी छूट का मान कैलकुलेट करके बताना। तो 80,000 ये आपको अंकित मूल्य दे रखा है और 15% की छूट, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, तो 20 पर 3 की छूट दी गई, यानी कि 17/20 आप इसका कैलकुलेट कर लेंगे। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर दूसरी छूट x मान लें, यानी कि आप यहाँ पर 100 माइनस का x करेंगे और परसेंटेज के लिए यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये आपका यहाँ पर विक्रय मूल्य आएगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है 65,280। कैलकुलेट कर दीजिए भाई। इसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 3 0 यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे। इसके अलावा 1 0 आपका यहाँ पर ये कट जाएगा और 2 से ये 8 कट जाएगा 4 बार, और यहाँ पर 17 से ये डिवाइड करेंगे तो देखिए 17 3 51 हो जाएगा। इसके बाद 14 बचा, उतारेंगे 2 और 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, 17 8 136 और बचा कितना 6 और उतारेंगे 8, 68 17 4 68 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 9 चौके 36 हो जाएगा और 6 चौके 24 हो जाएगा। 100 माइनस का x इक्वल टू कितना है 96, यानी कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, S और U में बनाए गए रनों के बीच कितना अंतर है। तो जब आप S में देखेंगे तो ये 31% लिखा है और U में अगर आप देखेंगे तो 12% लिखा हुआ है और ये 31% है। दोनों का डिफरेंस यानी कि गैप देखेंगे तो यहाँ पर ये 19% को आपको दिखाई पड़ रहा होगा गैप। ठीक है, तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे 800 का 19%, तो 19 8 152 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए, ये कैलकुलेशन आपको यहाँ पर आपको दिमाग में ये दिखाई पड़ रही होगी भाई, 800 का अगर आप 19% कैलकुलेट करेंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 19 8 152 आंसर आ जाएगा। इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है,
इसमें देखिए ए और बी जो है मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी और सी सभी मिलकर काम करें तो यही कार्य 10 दिनों में पूरा हो जाता है। ए और सी मिलकर इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेंगे? तो यहाँ पर देखिए ए और ये बी ये दोनों मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी जो है ये दोनों मिलकर इसी कार्य को यहाँ पर 15 दिन में कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर ए बी और ये सी ये तीनों मिलकर इसी कार्य को जो है 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो ये 60 आपके पास यहाँ पर टोटल वर्क आ जाएगा। अब इनकी एफिशिएंसी अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो 20 या 60 यानी कि 3 इनकी एफिशिएंसी, 15 चौके 60, 4 इनकी और ये 6 इन तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी आपके पास आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये बी प्लस सी यानी कि इन दोनों की एफिशिएंसी अगर हमारे पास 4 है तो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी हमारे पास 2 बचेगी। भाई यहाँ पर ए की एफिशिएंसी आपके पास 2 आ चुकी है। इसी तरह से आप सी की भी एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेंगे। भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और बी की एफिशिएंसी दोनों की मिलाकर हमारे पास 3 है, इन दोनों की मिलाकर हमारे पास 3 है, तो यानी कि 3 आपके पास इसकी बचेगी क्योंकि टोटल एफिशिएंसी हमें 6 बनानी है। तो यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। ए और सी की एफिशिएंसी आपके पास आ जाएंगी। अब ए और सी जो है ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं। मान लेते हैं टी टाइम में ये कार्य कंप्लीट कर लेते हैं और टोटल काम आपका यहाँ पर 60 है तो बराबर 60 के कर दीजिए। जब आप ए की एफिशिएंसी 2 रखेंगे, सी की एफिशिएंसी यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा। टी के गुणा में 5 आएगा यानी कि इधर बट्टे में आ जाएगा। तो 60/5 के यानी कि 12 दिन आपके प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 10% वार्षिक दर पर जो है ऋण दी गई एक निश्चित धनराशि पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, और ये अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। ये आपको दे रखा है हाफ ईयरली कंपाउंडेड होता है, ठीक है। और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 25 रुपये, तो वह धनराशि कैलकुलेट करके बताएं। अब देखिए अर्धवार्षिक की यहाँ पर बात हो रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधी हो जाएगी यानी कि आपके पास यहाँ पर 5% हो जाएगी। 10% का आधा 5%, और इसके फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 यानी कि 20 पर 1 का ब्याज मिला तो 20 की राशि 21 हो जाएगी। अर्धवार्षिक की बात हो रही है और 1 वर्ष का टाइम है यानी कि 6 महीने से यहाँ पर ब्याज कितनी बार कंपाउंड होगा? 2 बार कंपाउंड होगा, तो हम यहाँ पर पावर 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये 400 की राशि आपके पास 441 हो जाएगी। तो यहाँ पर ब्याज कितने का मिला? 41 का मिला। अब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 वर्ष की बात हो रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 10% दे रखे, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाएगी। 10 पर 1 का ब्याज मिला यानी कि 10 की राशि यहाँ पर 11 हो जाएगी। बट यहाँ पर देखिए आपके पास ये जो प्रिंसिपल था यहाँ पर 400 था और यहाँ पर 10 यूनिट, इसको बराबर बनाना पड़ेगा क्योंकि जो राशि थी वो एक निश्चित धनराशि थी, ठीक है। तो जब आप इसको बराबर बनाएंगे यानी कि इसको भी आप 400 बनाएंगे तो इसको गुणा करना पड़ेगा आपको किससे? 40 से। 40 से गुणा कराएंगे तो ये 400 आपके पास धनराशि बन जाएगी। इधर भी 40 से गुणा करना पड़ेगा 11 को, तो ये 440 आपके पास बन जाएगा। और देख लीजिए ब्याज कितने का मिला भाई, 40 का आपके पास यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज मिला। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर 1 यूनिट का, जबकि प्रश्न में यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस जो है 25 रुपये दे रखा था। तो 1 यूनिट की वैल्यू 25 रुपये है। तो आपसे यहाँ पर धनराशि पूछी गई थी, तो धनराशि यहाँ पर देखिए कितनी है? 400 है। यानी कि ये भी आपके पास 400 ना होकर 400 का 25 गुणा करेंगे तो 2500 के 100 यानी कि 10,000 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए मैंने आपको बता रखा है जब भी आपको साइन और कोस बराबर में दे रखे हो तो यहाँ पर जो एंगल होंगे उनका सम आपके पास 90 डिग्री होगा। तो 5 थीटा प्लस का थीटा क्या है यानी कि 6 थीटा, तो ये हो गया प्लस के अंदर 30 डिग्री और ये बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से 6 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 डिग्री आ जाएगा और ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब ये इंग्लिश में देखिए इफ़ देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा, बस इस तरह से आपको ये समझ लेना है, ठीक है। अब इसमें भी ये आपके पास यहाँ पर देखिए इफ़ देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, यानी कि इसका मान आपको कैलकुलेट करके बताना है। भाई यहाँ पर देखिए आप अगर सेक थीटा बराबर लिखेंगे, सेक थीटा बराबर लिखेंगे तो ये 10/6 आ जाएगा यानी कि 5/3 आपके पास ये आ जाएगा। जब आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो यहाँ पर ये वाला एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पर ये बेस 3 हो जाएगा, हाइपोटेनस 5 हो जाएगा, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा ट्रिपलेट से, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 इंटू में कोसेक थीटा की वैल्यू आपके पास हाइपोटेनस 5 बट्टे में परपेंडिकुलर 4 और ये माइनस के अंदर 3 इंटू में ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 3/4 ये आ जाएगा, बट्टे के अंदर
ये 4 इंटू में कोस थीटा, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 3/5 ये आ जाएगा, प्लस के अंदर ये 3 इंटू में साइन थीटा, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 4/5 ये आ जाएगा। कैलकुलेट कर दीजिए। ऊपर देखिए 5 पंचे 25, ये आपके पास यहाँ पर कोसेक थीटा है, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो 5 पंचे 25 हो जाएगा, और ये गड़बड़ हुई है क्या, तो 5 पंचे 25 और 3 त्रिका 9, ठीक है। तो 5 पंचे 25 हो जाएगा, और यहाँ पर ये आपके पास माइनस का 3 त्रिका 9 आ जाएगा, और बट्टे के अंदर 4 आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर बट्टे के अंदर सोल्व करें तो 4 त्रिका 12 आ जाएगा, प्लस में ये भी 4 त्रिका 12 आ जाएगा, बट्टे में 5। अब देखिए ऊपर आपके पास यहाँ पर 16 बनेगा, 16 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 बनेगा, और ये बट्टे में जो 5 है ये ऊपर गुणा में चला जाएगा, और बट्टे में देखिए 12 + 12 24 आ जाएगा, यानी कि 5/6 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए आसान सा प्रश्न है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला लगा दीजिए, अदरवाइज यहाँ पर क्या करेंगे आप इसका दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो m² प्लस का 1/m² इस साइड बनेगा, ठीक है। और माइनस का 2 यहाँ पर आएगा, जो कि उधर भेज देंगे तो ये बराबर 49 प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 51 जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए इसका मान कैलकुलेट करके बताना है। अब चाहे तो आप इसको जो है बिना लिखे भी सोल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पर देखिए अगर मैं आपको डायरेक्ट बताऊँ तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होगा, तो इसको मैं लिख के बता देता हूँ। यहाँ पर 512 गुणा में 3 लिखा हो, माइनस के अंदर ये 25, इसको इस तरह से लिख लेते, बट्टे में 15 लिख लेते और गुणा में 9। अब इसको कैलकुलेट करें तो 5 पंचे 25, 5 त्रिका 15, 3 से ये कट जाएगा, 3 त्रिका 9 आ जाएगा। इकाई का अंक से कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पर 3 दूनी का 6, इकाई का अंक ये आ जाएगा माइनस के अंदर। यहाँ पर 5 त्रिका 15, इकाई का अंक 5 ये आ जाएगा, तो यहाँ पर 6 में से 5 गया, इकाई का अंक यहाँ पर 1 आएगा, और इकाई का अंक 1 आपको एक ही ऑप्शन में दे रखा, आंसर लगा दीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर त्रिभुज की हालांकि उसको देखिए आप पूरा भी कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, यहाँ पर इसका 3 गुणा करेंगे तो ये आपके पास 1536 आ जाएगा, 1536 आपके पास ये आ जाएगा। इसमें से 5 त्रिका 15 माइनस करना है तो ये 1521 आपके पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन भी इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। इसमें देखिए त्रिभुजों की माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहा जाता है, सेंट्रोइड यानी कि केंद्रक यहाँ पर कहा जाता है, ये आप यहाँ पर समझ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए यहाँ पर 3 tan थीटा = 4 दे रखा है, और यहाँ पर ये आपको इसका मान कैलकुलेट करके बताना। तो tan थीटा = लिखेंगे तो ये 4/3 आ जाएगा, और यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये वाला एंगल अगर थीटा है तो 4 परपेंडिकुलर, 3 बेस और हाइपोटेनस 5 हो जाएगा ट्रिपलेट से, ठीक है। अब इसमें देखिए 7 इंटू में आप कैलकुलेट करेंगे साइन थीटा, यानी कि 4/5 आ जाएगा, माइनस के अंदर 2 इंटू में ये आपके पास 3/5 आ जाएगा। तो 7 चौके 28 माइनस 3 दूनी का 6 किया 22 हो जाएगा, बट्टे 5 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए 7 इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री केंद्र पर जो है कोण 60 डिग्री है, तो चाप की लंबाई कैलकुलेट करनी है। अब इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, θ/360 इंटू में 2πr। ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है। थीटा की वैल्यू ये दे रखी है, आर की वैल्यू ये दे रखी है, तो 60/360 करेंगे गुणा में 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 रखेंगे तो 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपके पास 6 बार कटेगा बट्टे में, ठीक है, और 6 यहाँ पर 2 से कटेगा तो ये 3 आ जाएगा बट्टे में, यानी कि 22/3 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। स्कूल के और एम में जो है लड़कियों की औसत संख्या कितनी है, तो जो इंग्लिश में है वो आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए के में आपको देखना ये 13% लिखा हुआ, अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो। एम में अगर देखें तो ये 7% लिखा हुआ। जब आप इन दोनों का टोटल करेंगे तो 20% हो जाएगा। औसत कैलकुलेट करें तो 2 से डिवाइड करें, यानी कि 10% हो जाएगा। और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। और यहाँ पर आपके पास कुल संख्या जो दे रखी है भाई, लड़कियों की आपके पास कुल संख्या जो दे रखी है वो 6000 दे रखी है। अगर 6000 का 1/10 कैलकुलेट करें तो 600 आंसर आ जाएगा। अब देखिए कैलकुलेशन आप दिमाग में भी कर सकते थे, एक बार फिर से सुन लीजिए। यहाँ पर हमने औसत कैलकुलेट किया कितना है, 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। 6000 का 1/10 600 होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए त्रिज्यखंड एम और क्यू द्वारा जो है बनाए गए केंद्रीय कोण के बीच
क्या अंतर है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो m का अगर देखें तो ये 37% लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको देखना है q का, तो q का यहाँ पर ये 14% लिखा हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस देखिए, गैप देखिए इनका यहाँ पर कितने का है भाई, 23% का आपको गैप दिखाई पड़ा। तो 23% आप कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि केंद्र पर जो कोण बनता है वो अपने आप में 360 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। तो 360 डिग्री का अगर आप 23% कैलकुलेट करें तो ये 0 से 0 कट गया और 23 छिके आपके पास 138 का 8 आ जाएगा और यहाँ पर बट्टे में 10 है तो इसका मतलब एक स्थान पर दशमलव आएगा और 0.8 एक ही ऑप्शन में आपको दिखाई पड़ रहा है लास्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा डिग्री में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब जो इंग्लिश वाले हैं वो इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। एक आदमी पहले 4 महीनों में प्रति माह औसतन इतना खर्च करता है, 2300 खर्च करता है। अगले 8 महीनों में प्रति माह औसतन जो है 1800 खर्च करता है और वार्षिक बचत जो है 12,400 है। उसके मासिक आय ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर औसतन खर्च आपको दे रखा है, यानी कि एक महीने में 2300 खर्च करता है तो 4 महीने में कितना हो गया, 2300 के 9200, यानी कि आपके पास 4 महीने का कुल खर्चा ये आ गया। अब एक महीने में 1800 खर्च करता है तो 8 महीनों का आपके पास टोटल कितना हो जाएगा, 18 8 144, यानी कि ये आपके पास 14,400 आ जाएगा और प्लस कर देंगे इसमें सेविंग, यानी कि जो बचत आपके यहाँ पर दे रखी है 12,400। अब ये आपके पास इनकम आ जाएगी, लेकिन इनकम ये जो आएगी ये आपके पास वार्षिक आएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं भाई ये 4 महीने थे, ये 8 महीने थे, टोटल क्या 12 महीने, यानी कि 12 महीनों का ये कुल खर्चा हो गया और जो बचा वो भी आपने इसमें ऐड कर दिया। तो ये आपके पास यहाँ पर वार्षिक खर्चा निकल के आया। जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 23 और ये आपके पास 23,600 और ये 400 यहाँ पर ऊपर है, यानी कि 24,000 और 24,000 और 12,000, यानी कि टोटल कितना हो गया 36,000। अब मंथली अगर कैलकुलेट करेंगे तो एक महीने में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो कुल खर्चा आपके पास यहाँ पर कुल आय जो है, इनकम जो है वार्षिक ये 36,000 थी, इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये मंथली इनकम आपके पास आ जाएगी 3,000, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात ये है, उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो आपको ये डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा होगा 9:11 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफलों का अनुपात जो है उनकी त्रिज्याओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिज्याओं का अनुपात इसका वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि 9:11 और परिधियों में अनुपात जो होता है वो त्रिज्याओं में अनुपात होगा, वही आपके पास होता है, ठीक है। अगर ये कंसेप्ट पता है तो ये डायरेक्ट आंसर दिखाई पड़ रहा है। अदरवाइज यहाँ पर देखिए आप कैलकुलेट करेंगे तो क्षेत्रफलों में अनुपात πr1 का स्क्वायर अपॉन πr2 का स्क्वायर, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात आपने कैलकुलेट किया, वो आपको यहाँ पर 81:121 दे रखा है। तो पाई से पाई कट जाएगा, दोनों साइड वर्गमूल लेंगे तो r1 का r2 के साथ क्या आ जाएगा, रेशियो 9:11 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इधर की साइड देखिए आपके पास परिधियों यानी कि सर्क्यूमफेरेंसेस का आपके पास रेशियो क्या हो जाएगा, 2πr1 अपॉन 2πr2। तो ये 2π से 2π कट जाएगा, यानी कि त्रिज्याओं के अंदर जो रेशियो होगा r1 का r2 के साथ जो रेशियो होगा वही आपके पास आंसर आ जाएगा और त्रिज्याओं का रेशियो आपके पास 9:11 आया था। अब इसमें देखिए आपको यहाँ पर ये कंबाइंड रेशियो कैलकुलेट करके बताना है ए बी सी और डी का, ठीक है। तो इफ़ देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर अगर आप इनका कंबाइंड रेशियो कैलकुलेट करेंगे ए बी सी और डी का, तो यहाँ पर ए का बी के साथ रेशियो जो दे रखा है 2:3 दे रखा है और बी का सी के साथ जो है 6:7 दे रखा है और सी का डी के साथ जो दे रखा है वो 14:3 दे रखा है। जब आप इनका कंबाइंड रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे भाई, आप यहाँ पर 3 के सामने 3 3 लिखेंगे, 7 के सामने 7, 6 के सामने 6, 14 के सामने 14 लिख लेंगे। अब यहाँ पर ये रेशियो कट रहे हैं, यानी कि अगर आप इसको 7 से काटें तो ये रेशियो सभी कट जाएंगे, 7 से, ये 7 से 2 बार कट जाएगा, ये 7 से ये भी 2 बार कट जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 3 से भी ये डिवाइड है, यानी कि 3 से ये कट जाएंगे, ठीक है, और 3 से ये आपके पास 2 बार कट जाएगा और इसके अलावा यहाँ पर 3 से ये भी आपके पास 2 बार कट जाएगा, ठीक है। तो जब आप इनका गुणा कराएंगे 3 दूनी का 6 और ये आपके पास यहाँ पर 6 दूनी का 12, ठीक है। ये आपके पास 2 इंटू में 2 करेंगे ये 8 आ जाएगा और 3 दूनी का 6 दूनी का 12 आपके पास ये आ जाएगा और 14 आपके पास ये आ जाएगा और 3 आपके पास ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में आपको ये दिखाई पड़ रहा है। अब मान लीजिए आप यहाँ पर इतना नहीं करना चाहते तो इसका शॉर्ट मेथड भी है भाई, आपको ए और बी के अंदर रेशियो क्या दिखाई पड़ा, 2:3 दिखाई पड़ा, ठीक है। तो आप इसमें चेक कर लीजिए भाई 2:3 यहाँ पर है, नहीं है,
क्या यहाँ पर है? नहीं है। तो क्या यहाँ पर है? नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको 4 दूनी 8 4 त्रिका 12 ये 2:3 दिखाई पड़ा, आंसर लगा दीजिए। ठीक है, आप इसी तरह से बी और सी का भी चेक कर सकते हैं, आप सी और डी का भी चेक करा सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी आपको दिखाई पड़े आंसर लगा दीजिए। बट यहाँ पर एक से ज़्यादा अगर ऑप्शन आपको दिखाई पड़ते हैं तो यहाँ पर इसी तरीके से आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ता है। अब इसमें देखिए, इसको सिंप्लीफाई करिए। 12 दूनी का 24, ये ऑफ पहले सोल्व करते तो 12 दूनी का 24 और 24 दूनी का 48, यानी कि आपके पास 2 निकल के आया। और 81 में से 2 आप माइनस कर देंगे, 79 आपके पास आ जाएगा। प्लस इधर की साइड देखिए, 24 में से 12 घटाया, 12 बचा। और 12 को 4 से डिवाइड किया तो 4 त्रिका 12 हो जाएगा, यानी कि आपके पास यहाँ पर इसकी वैल्यू 3 आई। तो ऐड करेंगे तो 82 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। विराम के बिना एक बस की चाल जो है 60 किलोमीटर पर आवर और विराम सहित उसकी चाल जो है 54 किलोमीटर पर आवर है। बस प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है? अब 1 घंटे के लिए आप देख लीजिए भाई, 1 घंटे में अगर ये बस ना रुकती तो यहाँ पर 60 किलोमीटर चलती, जबकि यहाँ पर अगर ये रुकती है, रुक रुक कर चलती है, तो 1 घंटे में ये 54 किलोमीटर चल रही है। यानी कि डिस्टेंस का अगर आप गैप देखेंगे तो 60 माइनस का 54 यानी कि 6 किलोमीटर का आपके पास ये गैप आएगा। ठीक है, अब ये 6 किलोमीटर अगर जो आपके पास यहाँ पर फास्ट स्पीड थी, तेज स्पीड थी, उससे कवर होती तो टाइम कितना लगता भाई? 6/60 यानी कि दूरी बट्टे चाल करेंगे तो ये टाइम लगता, यानी कि 1/10 घंटे आपके पास आ जाता। ये आवर में यानी कि घंटे में आता, बट यहाँ पर आपसे मिनट में पूछा गया था तो यहाँ पर 1/10 को आप क्या कर देंगे? 60 से गुणा कर देंगे, यानी कि 6 मिनट आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या जो है 196 मीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा के बराबर है। तो यहाँ पर वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू में भुजा होता है और ये आपको दे रखा है 196। तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा? 4 चौके 16 हो जाएगा और यहाँ पर 9 चौके 36 49 आपके पास आ जाएगा। बट यहाँ पर ये जो भुजा है यही आपके पास इस वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, यानी कि आर भी आपके पास ये है। तो इसका क्षेत्रफल बताना पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 इंटू में ये आप कर देंगे 49 इंटू में 49, तो ये आपका यहाँ पर कट जाएगा 7 बार। और इकाई का अंक देख लीजिए यहाँ पर क्या आएगा भाई? 7 963 3 दूनी का 6, इकाई का अंक 6 आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ा, आंसर लगा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए यहाँ पर अगर आप ये लिखे 1 प्लस का x बटे में 1 माइनस का x स्क्वायर और ये डिवाइड को चेंज कर दें यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो ये वाली वैल्यू देखिए यहाँ पर ये जो बट्टे में आपके पास लिखा हुआ है ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर जो लिखा हुआ है भाई ये ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये नीचे आ जाएगा। बट यहाँ पर ये जो ऊपर जा रहा है 1 माइनस एक्स की पावर 4, इसको मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखूंगा और इंटू में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर लिखूंगा और जो ऊपर वैल्यू थी बट्टे में आ जाएगी 1 प्लस का एक्स। अब एक बार इस चीज़ को समझिए, यहाँ पर 1 माइनस एक्स की पावर 4 को मैंने ये कैसे लिखा? ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 को यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस एक्स की पावर 4 जो है इसको मैं एक्स स्क्वायर की पावर 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से मैंने इसको करके यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगली वैल्यू देखिए माइनस के अंदर यहाँ पर ये 1 माइनस एक्स की पावर 4 फिर से लिखा हुआ है, इसको मैं फिर से उसी तरह से लिख लूँगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और बटे में यहाँ पर जो लिखा हुआ 1 माइनस का एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पर मल्टीप्लाई में जो है ऊपर 1 प्लस का एक्स और बटे के अंदर लिखा हुआ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो एक चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाली ब्रैकेट इससे कट जाएगी और ये बट्टे में जो है यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट इससे कट जाएगी। यहाँ पर अगर देखें तो ये वाली ब्रैकेट इससे कट जाएगी। अब बचा क्या आपके पास? यहाँ पर देखिए 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बचा और यहाँ पर भी देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये ब्रैकेट के अंदर इसकी जगह तो 1 बचा और माइनस के अंदर यहाँ पर देखिए ये माइनस का चिन्ह अगर बट्टे में से कॉमन ले ले इस ब्रैकेट से तो ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस। और यहाँ पर ऊपर देखिए ये वाली ब्रैकेट तो बाहर जा चुकी है, ऊपर 1 प्लस का एक्स बचा और बट्टे में से हमने माइनस कॉमन लिया तो ये x माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर ऊपर देखिए x माइनस का 1 प्लस 1 माइनस का x बटे x माइनस का 1 और यहाँ से 1 से ये 1 कट जाएगा। ऊपर क्या है x, ये आपके पास यहाँ पर प्लस में था। ठीक है,
ऊपर क्या है x प्लस का x यानी कि 2x हो जाएगा और इनटू में 1 प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा और बट्टे में क्या आया x माइनस का 1 आया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शिवन ने 2 घड़ियां खरीदी, पहली 12,000 में और दूसरी जो है 20,000 में। उसने दोनों घड़ियां बेची, पहली को 10% के लाभ पर और दूसरी को 20% की हानि पर। कुल लाभ या हानि कितनी है ये आपको कैलकुलेट करके बतानी। देखिए पहली घड़ी की अगर हम बात करें तो 12,000 में इसने बेचा, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, तो 12,000 का 1/10 यानी कि 1200 का ये प्रॉफिट आया, तो इसको प्लस में लिख लेंगे। ठीक है, दूसरी घड़ी का अगर देखें तो यहाँ पर लॉस हो रहा है तो माइनस में लिखेंगे। 20% कैलकुलेट करेंगे आप 20,000 का, तो ये आपके पास 20 दूनी का 40, आगे 2 0 4,000 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो ओवरऑल जो है यहाँ पर इनका सम जो है कितना आ रहा है, माइनस का 2800 आ रहा है। ठीक है, अब माइनस का चिन्ह यहाँ पर हानि को यानी कि लॉस को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर 2800 की यहाँ पर हानि होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए आपको चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको दे रखा है और एंगल ई जो है एंगल जी के सम्मुख है यानी कि अपोजिट एंगल है। और मैंने आपको बता रखा है कि चक्रीय चतुर्भुज में अपोजिट एंगल यानी कि सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मतलब एंगल ई प्लस का एंगल जी बराबर क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। और आगे आपको यहाँ पर दे रखा है एंगल ई बराबर क्या 95 डिग्री है, तो एंगल जी का मान कैलकुलेट करके बताना। जब आप इसकी जगह 95 डिग्री रखेंगे तो इधर माइनस हो जाएगा, तो एंगल जी बराबर कितना आ जाएगा 85 यानी कि 85 डिग्री आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे आपके पूरे 25 के 25 प्रश्न। और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।